हेलो एवरीवन। विश्वास है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपनी एक नई यूनिक मूवी एक्सप्लेनेशन में। ये मूवी है एक कोरियन जिसका नाम है दी ओल्ड वुमन विद द नाइफ। बाहर से एक नॉर्मल बूढ़ी औरत लगने वाली वुमन एक असैसिन है, बिल्कुल जॉन विक की तरह, जो लोगों को पेस्ट कंट्रोल बोल के क्लीन कर देती है, उनका मुकम्मल सफाया कर देती है। स्टोरी स्टार्ट होती है एक छोटी सी लड़की से। शॉप का ओनर उसे हैमबर्गर खिला रहा होता है। हियर इट्स अप, देयर इज अ हैमबर्गर, ड्रिंक दिस टू। वो पूछता है किस जगह जाना है तुम्हें। यहाँ लड़की बिल्कुल अकेली है, कोई घर कोई फैमिली नहीं। वो लोग उसको सिंपल हेल्प के लिए रख लेते हैं। कैन यू वॉश डिशेज? कहते हैं वी कांट पे यू, लेकिन तुम यहाँ खाना और रहना फ्री कर सकती हो। यानी उसको एक छोटा सा टेम्पररी घर मिल जाता है। रात वहाँ एक आदमी के साथ फाइट हो जाती है। सिचुएशन इतनी अगली हो जाती है कि ये छोटी सी लड़की उसको मार देती है। तब शॉप का आदमी उसको बोलता है यू किल्ड अबाक, दैट्स ऑल। यहीं से माइंडसेट हो जाता है इंसान नहीं, बग्स, वामिन। और वो उसको एक नया नाम देते हैं, नेल्स। फ्रॉम नाउ ऑन दैट्स योर नेम। यानी यही वो लड़की फ्यूचर में बनेगी वो लेजेंडरी असैसिन, जिसको हम आगे चल के हॉन क्लॉ के नाम से जानेंगे। कट टू प्रेजेंट टाइम। अब वो लड़की बूढ़ी हो चुकी है, 60+ एज, ग्रे बाल, थोड़ा झुक के चलना। लोग उसे बस में देखें तो बोले कोई नॉर्मल आई है, लेकिन अंदर से वो अब भी सिमस्योंग एजेंसी के लिए काम कर रही है, जिसका कवर नाम है पेस्ट कंट्रोल। बस में एक सीन आता है जहाँ कोई आदमी बदतमीजी करता है, फोन पे चलाता है प्रेग्नेंट औरत के बारे में बकवास, और हॉन क्लॉ उसको सीधा टाइट ग्लेयर देती है। हम समझ जाते हैं कि आंटी वैसे स्वीट नहीं है जैसे दिख रही है। एजेंसी का स्टाइल भी इंटरेस्टिंग है। उनके पास फाइल्स आती हैं, स्क्रीन पे लिखा आता है एस कंट्रोल टारगेट, फिर नाम, डिस्क्रिप्शन, जैसे एक लिखा होता है द फोर्थ अननेचुरल डेथ केस, अ चाइल्ड neglected after father's death from orphanage to asylum assigned to Honkla। यानी वो ऐसे लोगों को वर्मिन वॉल के हेट देते हैं और कॉन्सिक्वेंसेज जैसे जैसे बच्चा ऑर्फनेज से असाइलम सिर्फ फाइल की एक लाइन बन के रह जाता है। इस टाइप के मिशन करते करते होंक्ला की जिंदगी सिर्फ काम बन चुकी है। छोटा सा अपार्टमेंट, कोई फैमिली नहीं, कोई क्लोज दोस्त नहीं, सिर्फ एक डॉग है जिसको वो अपना इमोशनल एंकर समझती है। एक मिशन के दौरान होंक्ला हर्ट हो जाती है, बॉडी पे चोट, मसल स्ट्रेन, एज का इफेक्ट। इस चोट की वजह से वो जाती है एक एनिमल हॉस्पिटल। यहाँ एंट्री होती है डॉक्टर कैंग की, सिंपल, थोड़ा ऑकवर्ड लेकिन जेन्युइन इंसान, जो एनिमल्स ट्रीट करता है और अपनी छोटी बेटी है ने के साथ लाइफ जी रहा है। फ्लो अपने डॉग लेके जाती है और कहानी के सेंटर में ये ही डॉग क्लिनिक कनेक्शन आ जाता है। फ्लो बाहर से रफ, लेकिन जब हेनी जैसे बच्चे उसको टाइप यानी ग्रैंड मदर जैसा ट्रीट करते हैं, उसकी आंखों में हल्का सा सॉफ्ट कॉर्नर आता है। यहाँ से मूवी स्लोली दिखती है कि ओल्ड असैसिन भी कभी नॉर्मल वार्मथ फील कर सकते हैं। अब एंट्री होती है एक दूसरे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की, बुलफाइट। एजेंसी के अंदर उसकी रेपुटेशन है कि वो विक्टिम्स को इतना टॉर्चर करता है until they are turned to crazy, then kill them in the most painful way possible, जैसे कि हिटलर हो। इसलिए उसका निक नेम है बुलफाइट। बुलफाइट यंग है, इम्पल्सिव है, बदतमीज है और ऐसे बात करता है और अपनी वायलेंस पे प्राउड है। ढाई बेहिस शख्स है। उसको हॉर्न क्लॉ की टीम के आस पास रखा जाता है, जैसे न्यू जनरेशन किलर ओल्ड जनरेशन को रिप्लेस करने आ रहा हो। एजेंसी वाले हॉर्न क्लॉ को एक तरफ रिस्पेक्ट भी देते हैं, लेकिन उनको ये भी लग रहा है कि अब वो एजिंग एसेट है। बॉडी स्लो, हेल्थ प्रॉब्लम, इमोशन आने लगे हैं और असैसिन वर्ल्ड में इमोशन मतलब उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला और एक प्रॉब्लम है। स्टोरी में कई जगह हम देखते हैं कि हॉर्न ग्लोबल फाइट के साथ मिशंस पे इंटरेक्ट करती है। वो उसकी रेकलेस नेचर से इरिटेट होती है, उसे स्कोल्ड करती है, पर उसको देख के अपने पास्ट के कुछ इंसिडेंट याद आते हैं। वो ही ऑर्फन चाइल्ड, हैमबर्गर, नेल्स नाम और फिर पेस्ट कंट्रोल बनने का सफर। एक जगह उन लोगों को फाइल्स रेफर होते हैं जहाँ अननेचुरल डेथ, ऑर्फन, असाइलम जैसे वर्ड लिखे होते हैं। यहीं से हिंट मिलता है कि बुल फाइट के पास भी ऐसे ही केस से लिंक था, एक फादर की डेथ और एक बच्चा जो सिस्टम में कहीं गुम हो गया हो, कहीं खो गया हो। हॉर्न क्लॉ को ये रियलाइजेशन स्लोली हिट करती है कि जिस तरह वो लोगों को वर्मिन बोल के हटा रही थी, उन डेथ के पीछे कुछ किड फैमिली रेड इमोशंस भी थे जो कभी फाइल से बाहर नहीं आए। दूसरी साइड डॉक्टर कैंग का ट्रैक ग्रो होता है। क्लिनिक में एक ऐसा केस आता है जहाँ कोई इंसान क्लेम करता है कि डॉक्टर कैंग ने उसकी मॉम को मार दिया है, ये उसके ट्रीटमेंट की वजह से डेथ हुई है। ये इल्जाम डॉक्टर के ऊपर बहुत हैवी पड़ता है। क्लॉ देख रही होती है कि कैसे कैंग का पीसफुल लाइफ हो रहा है। ये नहीं यानी डॉक्टर की बेटी टेंशन में है और कुछ लोग उनके आस पास मंडरा रहे हैं। उसके अंदर से लगने लगा है कि इस फैमिली को कोई बड़ा डेंजर टारगेट कर रहा है। एजेंसी के अंदर भी पॉलिटिक्स चल रही होती है। पुराने बॉस का नाम आता है रियो, जिसके टाइम पे सिस्टम थोड़ा डिफरेंट था। आज रियो नहीं है, नए लोग पावर में हैं और वो लोग कंट्रोल को और भी ज्यादा बिजनेस बना रहे हैं। हम सब टाइटल्स में सुनते हैं लाइन जैसे इफ यू ट्रीट अदर्स लाइक वोमेन यू बिकम यूजलेस वोमेन योरसेल्फ।
यानी मूवी क्लियरली कमेंट कर रही है कि ये लोग जो क्रिमिनल्स को इंसेक्ट बोलकर मारते हैं खुद भी धीरे धीरे अंदर से खाली होते जा रहे हैं। बुल फाइट का एटीट्यूड और अग्रेसिव हो जाता है। कभी वो ऑफिस में ही नाइफ निकाल देता है, कभी कभी किसी को मजाक में मारने की बात कर देता है और बॉस लोग स्टिल उसको टॉलरेट कर रहे हैं क्योंकि वो यूजफुल वेपन है। स्लोली ये क्लियर हो जाता है कि बुल फाइट सिर्फ रैंडम किलर नहीं, उसका एक पर्सनल गुस्सा भी है जो कि हॉर्न क्लॉ से जुड़ा हुआ है, जिसका लिंक उन पुराने फाइल्स, अननेचुरल डेथ केस और नेग्लेक्टेड चाइल्ड से जुड़ा हुआ लगता है। अब टेंशन एस्केलेट होता है जब डॉक्टर कैंग और उसकी बेटी हेनी डायरेक्ट टारगेट जोन में आ जाते हैं। उनको स्टॉक कर रहा है फोन कॉल स्पीड लॉग क्लिनिक के आसपास और सिंसियोंग एजेंसी के अंदर भी डॉक्टर कैंग के बारे में बातचीत होने लगती है। इससे हॉर्न क्लॉ भी डिप्रेस होती है। हॉर्न क्लॉ को समझ आ जाता है उसके दो अलग वर्ड, एक असैसिन वर्ड और छोटा सा दूसरा वर्ड जो कि फैमिली, डॉक्टर कैंग, हेनी और डॉग पर मुश्तमिल है, टकराने वाले हैं। फिल्म में हम क्लियरली देखते हैं कि किडनैपिंग का सीन जहां हेनी को किडनैप कर लिया जाता है और वो फोन करके बोलती है, यू हैव किडनैप, प्लीज कॉल मी माय डैड, आई एम कैंग हेनी। ये मोमेंट मूवी का इमोशनल पीक है। वो छोटी सी लड़की जो पहले हॉर्न क्लॉ को क्यूट स्माइल देती थी अब हेल्पलेस स्टेट में पुलिस से हेल्प मांग रही है और हॉर्न क्लॉ के लिए ये सब उसके पुराने सिंस का मिरर बन जाता है। हॉर्न क्लॉ के पास चॉइस क्लियर है, या तो वो अपनी बॉडी की लिमिट, एज और दर्द के साथ साइड पे हो जाए या फिर लास्ट फुल पावर दिखा के फाइट करे और इस फैमिली को बचा ले। लेती है कि चाहे एजेंसी, बुल फाइट या जो भी एनिमी हो, हेनी और डॉक्टर कैंग को सेव करना है। और यहाँ से मूवी एक प्रॉपर कैट एंड माउस हाई स्टेक शोडाउन बन जाती है। हॉर्न क्लॉ बुल फाइट और बाकी एनिमीज के सामने फाइट करती है। ये जिस एरिया में सारा कुछ हो रहा होता है वो इंतहाई इंडस्ट्रियल जोन है जो कि डार्क, टूटी हुई बिल्डिंग, खंडरा, जहाँ से escape बहुत मुश्किल है, जहाँ फायर है और क्लोज कॉम्बैट के चांसेस ज्यादा हैं। फाइट सीन्स में क्लियरली दिखाया जाता है कि एज ने हॉर्न क्लॉ को स्लो कर दिया है, सांस फूलना, बॉडी पेन, लेकिन उसका एक्सपीरियंस बुल फाइट के रो वायलेंस से ज्यादा शार्प है। एनवायरनमेंट, टाइमिंग, हर चीज यूज करके सरवाइव करने की कोशिश करती है। एक इमोशनल बीट आती है जहाँ लगता है कि बुल फाइट उसको डोमिनेट कर रहा है, उसको मार देगा, पर हॉर्न क्लॉ एक लास्ट ट्रिक से उसको क्रिटिकल हट कर देती है। ये सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि उनके बीच का सालों का हिडन कनेक्शन भी यहाँ एक्सप्लोर हो जाता है। चाइल्ड, फादर्स डेथ, असाइलम टाइप बैक स्टोरी की याद एंड रिजल्ट। बुल फाइट का पाथ यहीं खत्म और हॉर्न क्लॉ फिर से एक बार जीत जाती है, लेकिन इस बार विक्ट्री का टेस्ट बहुत ज्यादा बिटर है क्योंकि वो जानती है कि ये सब सिस्टम यूज ही रॉन्ग था। इसके बाद एक और स्ट्रॉन्ग सीन आता है एजेंसी की बेस के साथ। कुछ डायलॉग्स में ये बात चलती है, वन दिस प्लेस डाउन, जो क्लियरली दिखाता है कि ये पूरा पेस्ट कंट्रोल बिजनेस अंदर से ही जल के खत्म हो रहा है। हॉर्न क्लॉ का कैरेक्टर यहाँ से बिल्कुल अलग फेज में चला जाता है। एक तरफ उसकी बॉडी ऑलमोस्ट लिमिट में है, दूसरी तरफ उसने फाइनली किसी के लिए रियल प्रोटेक्टिवनेस फील की, डॉक्टर कैंग और हे नी के लिए। कैंग और हेनी एंड तक बचे रहते हैं। उनके लिए हॉर्न क्लॉ कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड हीरो नहीं बल्कि एक अजीब सी आंटी, क्लाइंट, नेबर जैसी लगती हैं जो हमेशा थोड़ी सी मिस्टीरियस और सस्पिशियस थी। वो लोग पूरा सच नहीं जानते कि जिस नाइफ से लोग मारे उसी नाइफ से उनकी लाइफ प्रोटेक्ट की। इस तरह फिल्म एक बिटर स्वीट डिस्टेंस मेंटेन करती है। फैमिली सेफ है लेकिन हॉर्न क्लॉ उनकी लाइफ से कम्प्लीटली मर्ज नहीं हो सकती। एंड के करीब एक क्विट मूवमेंट आता है। हॉर्न क्लॉ अपने पुराने बॉस रियो को याद करती है और अपने आप से बात ऐसे करते हुए बोलती है कि अभी उसको रियो के पास जाने का टाइम नहीं आया, अभी उसके मरने का टाइम नहीं आया। यानी डेथ की थॉट है लेकिन वो अभी भी जिंदा रहना चूज करती है। तब टीवी स्क्रीन पे एक नया फाइल पॉपअप होता है, कल्ट लीडर एंड फाउंडर सेक्सुअल असॉल्ट केस हाईलाइटेड बाय रिसेंट मीडिया डिक्लाइन। ये लाइन बहुत पावरफुल है। सिस्टम एक और वॉर्मिन ढूंढ रहा है पर इस बार स्टेटस डिक्लाइन दिखाता है। यानी मूवी हमने ओपन एंडेड फील देती है। क्या हॉर्न क्लॉ सच में रिटायर हो रही है या फिर वो सिस्टम के कंट्रोल से निकल के अपनी मर्जी से डिसाइड करेगी कि किसको पनिश करना है या किसको नहीं। एक तरफ वो अब भी नाइफ वाली ओल्ड वुमन ही है, दूसरी तरफ उसने फैमिली, एक छोटी सी फैमिली को प्रोटेक्ट करके अपने पास सिंध धो दिए हैं। ओवरऑल मूवी का थीम बिल्कुल क्लियर है, एजिंग, बूढ़ी औरत लेकिन शार्प माइंड। वायलेंस का प्राइस 40+ साल से पेस्ट कंट्रोल करते करते अंदर की ह्यूमैनिटी कम हो जाती है। लोनलीनेस वर्सेस अटैचमेंट, डॉक्टर कैंग, हेनी, उसके लिए छोटे छोटे एंकर्स है। हॉर्न क्लॉ कोई टिपिकल हीरो नहीं है, उसने बहुत लोगों को मारा है, बहुत जालिम तरीके से मारा है, बहुत गलत चीजें की हैं, लेकिन एंड में एक चॉइस लेती है कि कम से कम एक इनोसेंट बच्ची असाइलम ट्रॉमा वाली फील ना बन जाए, उसकी स्टोरी सेफ रहे। अगर तुम्हें ऐसे कैरेक्टर्स पसंद हैं जो ग्रे जोन में जीते हैं, ना ब्लैक ना व्हाइट, जहां एक ओल्ड वुमन असैसिन जॉन विक स्टाइल एक्शन से ज्यादा इमोशनल वेट कैरी करते हैं, तो ये मूवी डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है।